जय सिया राम। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र दास। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नया टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। एंड फ्लूइड इम्बैलेंस में डिहाइड्रेशन आती है एंड डिहाइड्रेशन को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस से। सो व्हाट इज फ्लूइड इम्बैलेंस? Fluid imbalance is known as abnormal levels of the fluid in the body। अगर बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो गया है या फिर ज्यादा डिक्रीज हो गया है, एक्सेसिव लॉस हो गया है, देन इट विल बी नोन एज फ्लूइड इम्बैलेंस। देखिए हमारे बॉडी में हम फ्लूइड इनटेक कैसे कर सकते हैं? तो देयर आर टू प्रोसेस। एक होता है इंजेक्शन, जिसमें हम वाटर एंड फ्लूइड्स इनटेक करते हैं थ्रू ड्रिंकिंग, एंड सेकेंड होता है बाय सिंथेसाइजेशन में क्या होता है कि जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं एंड आफ्टर डाइजेशन वाटर पार्टिकल्स सिंथेसाइज्ड होके वाटर इनटेक होता है। एंड वाटर आउटपुट कैसे होता है? सो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी से फ्लूइड्स लॉस होता है थ्रू ब्रेथिंग, थ्रू स्वेटिंग, diffusion from skin and through feces, that is defecation, that means stool, and from urine output। ठीक है। एंड जब हमारे बॉडी इन प्रोसेस से एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है, देन इट विल बी नोन एज फ्लूइड इम्बैलेंस। तब हमारा बॉडी में वाटर और फ्लूइड का परसेंटेज बढ़ जाती है, दैट इज फ्लूइड इम्बैलेंस। एंड फ्लूइड इम्बैलेंस रिजल्ट्स इन टू प्रोसेसेस, दैट इज डिहाइड्रेशन और हाइपरहाइड्रेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन के ऊपर। सो डिहाइड्रेशन इज नोन एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जिसमें लॉस ऑफ वाटर होगा बट इट विल बी इन एक्सेस इन क्वांटिटी। ठीक है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा जब बॉडी से लॉस होगा, देन इट विल बी नोन एज डिहाइड्रेशन। ठीक है, नॉर्मली मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इट इज अबाउट 2.3 लीटर अप्रॉक्स। ठीक है, एंड जब हमारा बॉडी एक्सक्रिएट ज्यादा करती है, देन इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन के जनरल क्लासिफिकेशंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज माइल्ड डिहाइड्रेशन, अनदर इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन, एंड लास्टली सीवियर डिहाइड्रेशन। सो देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ डिहाइड्रेशंस। माइल्ड डिहाइड्रेशन कब बोलेंगे? जब बॉडी से 5% ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, देन इट विल बी नोन एज माइल्ड डिहाइड्रेशन। इसको रिहाइड्रेट करके घर में ही हम ठीक कर सकते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है मॉडरेट क्लासिफिकेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, दैट इज अबाउट जब बॉडी से 10% एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होती है, देन इट इज नोन एज मॉडरेट डिहाइड्रेशन। एंड इसको भी बाय रिहाइड्रेशन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बट लास्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सीवियर क्लासिफिकेशन। इसमें बॉडी से 15% लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर और फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन इज वेरी मच लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें it requires immediate hospitalization and इसमें oral rehydration therapy दिया जाता है for treating purpose। ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन को और एक पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम लॉस एंड वाटर लॉस। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस। ठीक है, जो हमारे बॉडी से सोडियम एंड वाटर की लॉस होती है उसकी परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो उसमें भी 3 डिविजन्स आते हैं। एक है आइसोटोनिक, अनदर इज हाइपर
tonic, and last one is hypotonic. So in case of isotonic में same amount of sodium and same amount of water body से loss होता है, ठीक है. Iso means same and tonic means tone. So same amount loss of sodium and water, ठीक है, सोडियम एंड वाटर. इन केस ऑफ हाइपरटोनिक, इस केसेस में वाटर का अमाउंट ज्यादा लॉस होता है एंड सोडियम कम लॉस होती है. इट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का क्वांटिटी बढ़ जाती है, सोडियम कंटेंट बढ़ जाता है एंड इट लीड्स टू हाइपरटोनिक, बॉडी के अंदर टोन बढ़ जाती है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक में वाटर लॉस कम होती है बट सोडियम लॉस बढ़ जाती है. दैट मीन्स सोडियम का कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर कम जाएगी एंड इट लीड्स टू हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ डिहाइड्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेस. डिहाइड्रेशन क्यों होती है? सो डिहाइड्रेशन in case of severe diarrhea and vomiting, इसमें भी डिहाइड्रेशन होती है. और in case of excessive urinary output, यूरिन आउटपुट अगर बॉडी में ज्यादा हो तब भी हो सकती है. यूरिन आउटपुट मेनली 2 मैकेनिज्म से ज्यादा हो सकती है. एक तो आपका रीनल डिसऑर्डर हो गया, कोई किडनी में प्रॉब्लम है, then it leads to excessive urine output, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका डायबिटीज मेलिटस हो गया, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गया. सो इन केसेस में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होती है. या फिर इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, अगर पानी बहुत कम इनपुट ले रहा है तो इससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है. या फिर प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन वाटर इनपुट बहुत कम है तो इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन. एक्सेसिव स्वेटिंग से भी हो सकती है, जैसे कि आजकल जिम में स्टीम बाथ आ गया है. सो स्टीम बाथ में क्या होता है कि एक्सेस स्वेट प्रोड्यूस होता है, सो इससे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है. एंड लास्टली यूज ऑफ लैक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स, ठीक है, जो मेनली एथलेट्स यूज करते हैं टू रिड्यूस वेट क्विकली, ठीक है. बहुत जल्द अगर वेट किसी को लॉस करना है तो डायरेटिक्स यूज करते हैं. सो इससे भी डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस हो सकती है. सो दीज आर द कॉजेस ऑफ डिहाइड्रेशन. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स. आपको देख के कैसे पता चलेगा या फिर लक्षण क्या क्या आएंगे कि डिहाइड्रेशन में. सो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट आता है माइल्ड एंड मॉडरेट. अगर माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो क्या कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे? सो फर्स्ट देयर विल बी ड्राइनेस ऑफ माउथ, लिप्स, then there will be dryness of throat, then excessive thirst, then headache, then dizziness, then weakness, then क्रैम्प्स आएंगे जिसमें आपका मसल पेन होती है. आपके हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है. एक्सेसिव थर्स्ट भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, वीकनेस भी होगा. एंड इसके साथ यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, दैट मींस डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड आल्सो डिक्रीज इन स्वेटिंग भी कम होगा. एंड दीज साइन एंड सिम्टम्स आर द माइल्ड एंड मॉडरेट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन. एंड अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीवियर डिहाइड्रेशन. सो इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन देयर विल बी फर्स्ट, जो आपका ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. सो ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज.
अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो देन ऑटोमेटिकली हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप आउट करना, सो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम कम गया है तो हार्ट भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस कार्डियक आउटपुट विल बी less and then it will leads to low blood pressure, क्योंकि हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा रही है तो इससे वजह से क्या होगा कि हार्ट ब्लड को ज्यादा प्रेशर से पंप नहीं कर पाएगी एंड इट विल लीड टू लो ब्लड प्रेशर। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन आता है दैट इज हाइपोवोलेमिक कार्डियक शॉक, ठीक है, कार्डियक शॉक। सो हाइपोवोलेमिक क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाती है एंड इट लीड्स टू कार्डियक शॉक, जिसमें आपका साइनोसिस भी हो सकता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम लो है तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इट लीड्स टू साइनोसिस, जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल बेड्स, स्किन्स, इस सब में देख सकते हैं। एंड इट विल लीड टू फेंटिंग ऑल्सो, जिसमें इंसान बेहोश भी हो सकता है। इट लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस। And now we will discuss about very severe dehydration. In case of very severe dehydration में देखिए कि जब ब्लड सप्लाई, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन हो गया या फिर जो भी आपका मेन ऑर्गेन्स होंगे उनमें ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगा एंड इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। जब ब्रेन में सप्लाई नहीं होगा तो इट लीड्स टू ब्रेन डैमेज। जब रीनल में ब्लड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इट विल लीड टू रीनल फेलियर एंड सब्सिक्वेंटली आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होते जाएंगे। जब ब्रेन डैमेज होगा तो पेशेंट क्या मैनिफेस्ट करेगा? सिंपली डिप्रेशन, इनअटेंटिव, ड्राउजीनेस, ये सब पेशेंट मैनिफेस्ट करेगा। एंड देन लास्टली अगर उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड देन मे बी लीड टू कोमा एंड लास्टली कोमा से पहले सीजर भी आ सकता है, सीजर, कन्वल्सन, ये सब भी आएंगे एंड लास्टली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। So it is very risky and very endanger to life. So very severe dehydration में पेशेंट को मस्ट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। Now हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड रिस्क्स ऑफ डिहाइड्रेशन। कौन से एज ग्रुप में डिहाइड्रेशन कितना रिस्की रहता है? सो फर्स्ट आते हैं डेंजर में इन्फेंट का एज ग्रुप होता है आपका फ्रॉम 1 month to 1 year, ठीक है। एंड जब इन बेबीज में आपका सीवियर वोमिटिंग होता है या फिर डायरिया, डिसेंट्री होता है तो बेबीज का एक्सप्रेशन सिर्फ क्राई होता है, जो बेबीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हुआ है एंड पेरेंट्स भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। एंड सेकेंड एज ग्रुप है दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है कि वाटर इनपुट कम हो जाता है एंड वाटर आउटपुट ज्यादा हो जाता है एंड जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है सो सेरेब्रल एट्रोफी होता है, मतलब सिंपली जो ब्रेन है वो धीरे धीरे छोटा होते रहता है, दैट इज एज रिलेटेड। एंड अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा रहा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा एंड इससे भी ब्रेन ज्यादा डैमेज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ओल्ड इज हाईली रिस्की एंड इवन ओल्ड एज में क्या होता है, इन केस ऑफ मेल ओल्ड एज में मैक्सिमम में बीपीएच पाया जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसमें आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है इन केस ऑफ ओल्ड। सो ओल्ड एज एंड इन्फेंट्स आर हाईली रिस्की। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। सो ट्रीटमेंट एंड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट जब आपका माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है तो इन केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम होम में घर में ही ठीक कर सकते हैं बाय रिहाइड्रेशन, ठीक है। रिहाइड्रेशन में हमको क्या करना है कि सिंपली वाटर और फ्लूइड हमको
फ्लूइड इनटेक करवाना है। एंड इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें हमको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन में जिसमें 15% से ज्यादा वाटर लॉस हो गई है। एंड हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद इसमें क्या किया जाता है कि दैट इज ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी दिया जाता है। एंड घर में क्यों ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ वाटर देने से हम रिहाइड्रेट कर पाएंगे लेकिन सॉल्ट लॉस को हम फाइट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी दिया जाता है। एंड अगर एक्सेसिव लॉस हो गया है, वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन है, इन केसेस में IVF, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, जिसमें आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। Lastly, we will discuss about ORT, that is oral rehydration therapy. Oral rehydration therapy. So oral rehydration therapy में दूसरा कुछ अलग नहीं दिया जाता है, that is ORS, oral rehydration solutions. So ORS solutions दिया जाता है, जिसको WHO ने प्रेस्क्राइब किया है या फिर रिकमेंड किया है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। सो ORS के अंदर 4 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें जो कंटेंट्स एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है, एनहाइड्रस, जिसका मतलब होता है कि विदाउट वाटर। एंड एनहाइड्रस फॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, एनहाइड्रस ग्लूकोज, देन सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एंड लास्टली सोडियम साइट्रेट, ठीक है। सो दीज 4 सब्सटेंसेस जो WHO ने रिकमेंड किया है ORS के कंटेंट में। सो होप आप लोगों को डिहाइड्रेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओवर हाइड्रेशन और वाटर पॉइजनिंग, ठीक है, जिसमें अगर वाटर का कंटेंट बॉडी में ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय जय सिया राम।